हिंदी अध्याय 176 चांदी की ऊर्जा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। छात्रावास एक दिलचस्प जगह थी। सभी के पास अपना अपना ठीक ठाक आकार का कमरा था, जो बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन आराम से रहने के लिए पर्याप्त था। कम से कम माइकल को तो एक बड़े बिस्तर, पढ़ने के लिए एक छोटी मेज और कुर्सी, और बिस्तर से थोड़ी बड़ी एक खाली जगह में आराम महसूस होता था। बेशक कमरों को अपग्रेड किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल माइकल संतुष्ट था। छात्रावास पहुंचने के बाद उसने स्टारनेट मैसेंजर खोला और एलिस जेनोविया के साथ अपनी चैट पर क्लिक किया। माइकल, नमस्कार प्रोफेसर जेनोविया। मैं अपने भाई की लॉर्ड आईडी तक नहीं पहुंच पा रहा हूं और इसके बारे में एक अनुरोध करना चाहता हूं। क्या एलिरा स्थित सुपरकंप्यूटर या सरकार डैनियल फैन की लॉर्ड आईडी की स्थिति मुझे अभी और जब भी कोई बदलाव हो भेज सकती है? यदि यह संभव नहीं है या इसकी अनुमति नहीं है, तो मैं हर 1 या 2 सप्ताह में डैनी की लॉर्ड आईडी के अपडेट के लिए मैन्युअल रूप से अनुरोध कर सकता हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है। माइकल का संदेश कोई खास नहीं था। हालांकि एलिस जेनोविया के साथ उनका व्यवहार सामान्य से अधिक औपचारिक था। अब तक उसने उसके व्यवहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन माइकल को ये पता चलने के बाद कि वह उसकी शिक्षिका है, उसे अपने अनुरोध में अधिक औपचारिक होने की आवश्यकता महसूस हुई। बस मुझे बता दो कि डैनी ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, माइकल ने ओरिजिन एक्सपेंस के लिए रूनिक गेट खोलने से पहले खुद से कहा। वह ओरिजिन एक्सपेंस में सिर्फ बिस्तर पर लेटकर चैन की नींद सोने के लिए दाखिल हुआ। ओरिजिन एक्सपेंस में सोने से बहुत समय बच गया। इससे उसे जागने के बाद हल्का फुल्का व्यायाम शुरू करने का भी पर्याप्त समय मिल गया। ये हल्का व्यायाम एक परीक्षण था, ये देखने के लिए कि वह एनाबेल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को कितनी अच्छी तरह दोहरा सकता है। संपर्क विवरण साझा करने के बाद एनाबेल ने उसे कुछ वीडियो फाइलें भेजीं। उसने जिन व्यायामों का प्रदर्शन किया था, उनमें से कुछ को उसने विस्तार से समझाया था और माइकल ने उन्हें अच्छी तरह से समझ लिया। उसने एनाबेल के वर्कआउट को आजमाया और पाया कि इसे अपने बॉडी रिफाइनमेंट वर्कआउट के साथ मिलाकर करना काफी अच्छा है। इससे उसकी मांसपेशियों का तनाव कम हुआ और उसे एक संतुलित शरीर बनाने में मदद मिली। हल्की कसरत के बाद माइकल ने दैनिक रिपोर्ट पढ़ी, राक्षसों के शव निकाले और नए विषयों को बुलाया। एक बार यह काम हो जाने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर खनन परियोजना शुरू करने के लिए कुछ आदेश दिए। मास्क सेबर को छोड़कर बाकी सभी लोग काम पर चले गए। मास्क सेबर माइकल के साथ ही रुका रहा। महज एक दिन में मास्क सेबर टियर 0 के मध्य परिशोधन चरण तक पहुंच गया। बुलाए जाने के बाद से मास्क सेबर ने अपना अधिकांश समय अनटेम्ड जंगल की स्थलाकृति का अध्ययन करने और क्षेत्र की सैन्य शक्ति और विकास प्रगति के बारे में अधिक जानने में बिताया, इससे पहले कि वह अकेले शिकार पर निकल पड़े। मास्क सेबर एक अकेला योद्धा था, जिसने एक दिन में अकेले ही 30 से अधिक निम्न स्तरीय राक्षसों का शिकार किया। यह एक शानदार उपलब्धि थी और इसने दिखाया कि मास्क सेबर एक साधारण सम्मन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। माइकल को पता चला कि मास्क सेबर में अपने हथियार को चांदी की ऊर्जा से ढकने की क्षमता है, जिससे उसकी क्षति पहुंचाने की क्षमता में काफी वृद्धि होती है। एक ही हमला सटीक रूप से किसी महत्वपूर्ण अंक पर निशाना साधकर निम्न स्तरीय राक्षस को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। असाधारण क्षमता, शक्तिशाली कौशल और भयानक युद्ध कौशल। क्या वह उच्च स्टार रेटिंग प्राप्त करने से पहले ही कम उम्र में मर गया? मास्क सेबर के पास आते ही माइकल ने धीरे से कहा। अगर मास्क सेबर ने कोई विशेष उपलब्धि हासिल न की होती, तो उसकी स्टार रेटिंग 4 स्टार तक सीमित हो सकती थी। कम से कम माइकल का तो यही मानना था। मास्क सेबर एक साधारण 4 स्टार समन के लिए बहुत ही अनोखा लग रहा था। लेकिन यही वजह थी कि माइकल मास्क सेबर में इतना दिलचस्पी ले रहा था। उसका सम्मान वाकई बहुत अनोखा था। वह माइकल का ध्यान आकर्षित करने का हकदार था। मास्क सेबर की युद्ध क्षमता में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए माइकल ने अपने समन को एक मुकाबले के लिए चुनौती दी। चलो नकाबपोश सेबर, मुकाबला करते हैं। मास्क सेबर ने अपना सिर हिलाया, अपनी कृपाण म्यान से निकाली और युद्ध की मुद्रा में आ गया। उसने कृपाण को पीछे खींचा और अपने खाली हाथ को आगे बढ़ाया, साथ ही अपने घुटनों को मुड़कर अपने शरीर को थोड़ा सा नीचे किया। मास्क सेबर की त्वरित प्रतिक्रिया देखकर माइकल मुस्कुराया। उसने भी सेरोन वोल्गे को प्रकट किया और अपनी जगह पर आ गया। अगले ही पल माइकल ने मास्क सेबर के लाल रंग के मुखौटे के पीछे छिपी काली आंखों में देखा। दोनों पक्षों ने एक साथ प्रतिक्रिया दी। वे तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाते हुए आगे बढ़े और जैसे ही वे हमला करने के लिए पर्याप्त करीब पहुंचे, उन्होंने अपने हथियारों को घुमा दिया। माइकल ने सेरोन वोल्गे को तिरछे घुमाकर अपने सामने जितना संभव हो उतना क्षेत्र कवर करने की कोशिश की।
हालांकि मास्क सेबर ने समय रहते प्रतिक्रिया दी। उसने जोर से अपना हमला रोका, अपनी तलवार को घुमाया और सेरोन वोल्गे की तलवार के गुजरते ही चांदी की चमकती हुई कृपान पर प्रहार कर दिया। सेरोन वोल्गे को धक्का देकर गिरा दिया गया, जिससे माइकल हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मास्क सेबर इतनी आसानी से बच निकलेगा और पलटवार करेगा। दिलचस्प बात यह थी कि माइकल की शारीरिक शक्ति मास्क सेबर की तुलना में 2 या 3 गुना अधिक थी। उसके पास कई टिया-1 कलाकृतियां थीं। उसने बरसेरकर फिजिक का पहला चरण पूरा कर लिया था और वह टिया-1 पर था। इनमें से प्रत्येक कारण ये बताने के लिए पर्याप्त था कि उसे मास्क सेबर से अधिक तेज और मजबूत होना चाहिए। फिर भी 4 स्टार समन ने आसानी से उसके हमले का अनुमान लगाया, उससे बच निकला और माइकल द्वारा अपने वार में लगाई गई जबरदस्त शक्ति का उपयोग करके जवाबी हमला किया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। सेरोन वोल्गे जमीन पर जा गिरा और मास्क सेबर आगे बढ़ा। उसके बाएं हाथ ने सेरोन वोल्गे के डंडे को पकड़ लिया, जबकि चांदी की चमकती हुई कृपान अजगर की तरह आगे बढ़ी। माइकल सेरोन वोल्गे को जमीन से बाहर खींचकर मास्क सेबर के हमले को रोकना चाहता था, लेकिन मास्क सेबर के सपाट हाथ ने खंभे को नीचे धकेल दिया, जिससे माइकल जवाबी हमला करने से रुक गया और कृपान का वार भी टल गया। माइकल ने दांत पीसते हुए अपने वॉर रूम में सेरोन वोल्गे को पुनः प्राप्त किया और किनारे की ओर छलांग लगाई। वह जमीन पर लौट पड़ा और फिर आसानी से उठ खड़ा हुआ। इसके बाद सेरोन वोल्गे एक बार फिर उसके हाथ में प्रकट हो गया। मास्क सेबर को देखते हुए माइकल ने गहरी सांस ली, जिसकी तलवार उसके हाथ में शांति से टिकी हुई थी। मास्क सेबर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और उसकी तलवार के चारों ओर चांदी की चमक तेज हो गई। लगता है मैं अपने सोलिट्रेट्स के बिना जीत नहीं सकता। कितनी अफसोस की बात है, माइकल ने मन ही मन बुदबुदाया। वह असमंजस में था। एक और मास्क सेबर को अपने समन के रूप में पाना असाधारण था। उनकी पहली मुठभेड़ से स्पष्ट हो गया था कि मास्क सेबर अपने पद के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली था। वहीं दूसरी ओर माइकल को कुछ अजीब सा भी महसूस हुआ। मास्क सेबर अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में माहिर था, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती थी। मास्क सेबर ऊर्जा के उपयोग में भी निपुण था और वह अपने प्रतिद्वंद्वियों की श्रेष्ठ शक्ति का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करता था। किसी तरह माइकल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फेनरा जैसे किसी शक्तिशाली योद्धा को देख रहा हो। यह थोड़ा अजीब था। अपने दिल में उठ रही अजीब सी भावना के बावजूद माइकल को यह एहसास था कि वह मास्क सेबर के खिलाफ अपने मुकाबलों का इस्तेमाल अपनी कमियों को दूर करने और युद्ध के दौरान अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए कर सकता है। अच्छी बात यह थी कि माइकल मास्क सेबर पर भरोसा कर सकता था। उसकी वफादारी का बंधन पूर्णता तक पहुंच चुका था, एक ऐसी अवस्था जिसे केवल सच्ची वफादारी का बंधन ही पार कर सकता था। हालांकि इसके लिए उन्हें अनगिनत जीवन मरण की स्थितियों का सामना करना पड़ा और कई बार एक दूसरे को मौत के मुंह से बचाना पड़ा। निष्ठा का सच्चा बंधन टेलीपैथिक संचार, दर्द साझा करने और बहुत कुछ संभव बनाता था। यह एक शानदार विशेषता थी, लेकिन कुछ ही लोग इसे स्थापित कर पाते थे। यहाँ तक कि उसका भाई भी उन समन्स के साथ 3 से अधिक निष्ठा के सच्चे बंधन स्थापित नहीं कर पाया, जिनके साथ उसने वर्षों तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। कुल मिलाकर उसे एक बेहतरीन समन मिलने पर बहुत खुशी हुई और उसने मास्क सेबर की मदद से अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। माइकल ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने अभी तक ओनिक्स ड्रैगन आर्मर सेट को प्रकट नहीं किया था, लेकिन उसने अब अपने सोलिट्रेट्स का उपयोग करना शुरू कर दिया था। माइकल पहले ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह सिर्फ अपने सोलिट्रेट्स पर निर्भर रहेगा तो मास्क सेबर के खिलाफ उसकी जीत बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि उनकी पहली ही बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि वह बहुत घमंडी और अहंकारी था। अगर मास्क सेबर उसका दुश्मन होता और उसकी जान के पीछे पड़ा होता तो माइकल अब तक मर चुका होता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए माइकल ने गहरी सांस छोड़ी और फिर सेरोन वोल्गे और उसकी आंखों पर लेसर एनहेंसमेंट का प्रयोग किया। साथ ही उसने ईगल आइज का प्रयोग करके अपनी दृष्टि को और भी तीव्र कर लिया। सेरोन वोल्गे एक सफेद आभा में लिपटा हुआ था, जबकि उसकी आंखें सफेद और सुनहरी चमक रही थीं। नकाबपोश सेबर ने अपने स्वामी की उपस्थिति में बदलाव महसूस किया और दूसरे संघर्ष के लिए तैयार हो गया। चांदी की चमकती तलवार के चारों ओर हवा में एक दूसरी चांदी जैसी रोशनी प्रकट हुई, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गई। मरने से पहले नकाबपोश सेबर के पास अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी, लेकिन मास्क सेबर इस बात को आसानी से समझ सकता था। उसने अपना शरीर और नीचे झुकाया और माइकल के हमले का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। अगले ही पल माइकल तेजी से आगे बढ़ा।
उसने सेरोन वोल्गे को आगे धकेला और साथ ही मास्क सेबर की प्रतिक्रिया पर पैनी नजर रखी। मास्क सेबर जवाबी हमले के लिए तैयार होकर एक तरफ हट गया, तभी उसे एहसास हुआ कि सेरोन वोल्गे की दिशा अचानक बदल गई है। लंबी तलवार धीरे धीरे नकाबपोश कृपान के सिर के करीब पहुंच रही थी। नकाबपोश कृपान, जिससे पहले हमले से बचने में पहले से ही काफी मुश्किल हो रही थी, सेरोन वोल्गे के हमले को रोकने के लिए अपनी कृपान उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि जैसे ही तलवारें टकराने वाली थीं, मास्क सेबर का दिमाग कांप उठा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और अचानक उसका पूरा शरीर अजीब तरह से भारी महसूस होने लगा। हथियारों के टकराने से ठीक 1/4 सेकंड पहले माइकल ने मास्क सेबर पर स्पिरिट व्हिप से वार किया। अपनी असाधारण शक्ति और गति का उपयोग करते हुए माइकल के सेरोन वोल्गे ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर जोरदार प्रहार किया। मास्क सेबर की कृपान पर पकड़ ढीली पड़ गई और उसने कृपान को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही माइकल को जीत का आभास हुआ, उसका चेहरा अचानक बिगड़ गया। नकाबपोश सेबर तेजी से आगे बढ़ा और उसके खाली बाएं हाथ में एक छोटा खंजर प्रकट हुआ। सेरोन वोल्गे ने मास्क सेबर के रेगिस्तानी युद्ध वस्त्रों को भेदते हुए गोली चलाई। उन्हें खरोंच तक नहीं आई, शरीर के अंदर काटने की तो बात ही दूर है। इसी बीच एक ठंडी छुरी जल्द ही माइकल की गर्दन की ओर बढ़ गई। मैं हार गया, माइकल ने हैरानी से कहा। पहले तो वह निराश हुआ और खुद को कोसने लगा कि वह और भी बेहतर लड़ सकता था। हालांकि 1-2 पल बाद ही उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है और वे काफी मजबूत बन सकते हैं। मुझे रीमैच चाहिए। सेबर के साथ कुछ और मुकाबलों के बाद माइकल ने आखिरकार अपना पहला राउंड जीत लिया। वह परिणाम से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसने केवल अपने सोल ट्रेट्स, आर्टिफैक्ट्स और उच्च स्तर के कारण ही जीत हासिल की थी। उसे अभी भी अपने कौशल पर बहुत काम करने की आवश्यकता थी, इसलिए ये जीत उसके लिए उतनी सुखद नहीं थी। फिर भी माइकल काफी उत्साहित था। मास्क सेबर ने माइकल की गलतियों और उसकी बुरी आदतों से आसानी से छुटकारा पाने के तरीकों को विस्तार से समझाया। माइकल धैर्यपूर्वक सुनता रहा, जबकि वह अपने क्षेत्र के किसानों द्वारा कुछ दिन पहले काटी गई पहली फसल से तैयार किए गए बेहतरीन टियर 2 मांस व्यंजनों का आनंद ले रहा था। अभी सब्जियां ज्यादा नहीं थीं, और वृक्ष आश्रयों के नीचे के खेत काफी छोटे थे, लेकिन उनमें पौधों की वृद्धि बहुत तेजी से हुई। प्रथम श्रेणी के चतुर्थ सितारा प्रकृति आत्मा, वनस्पति जादूगर, अछूते जंगल के वातावरण और उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक के प्रभाव के कारण सभी पौधे असाधारण गुणवत्ता बनाए रखते हुए तेजी से फले फूले। कुछ दिन पहले उसके लोगों द्वारा काटी गई सब्जियां अत्यंत पौष्टिक थीं और उनमें कुछ मूल ऊर्जा भी निहित थी। केवल इन सब्जियों को खाने से ही उसके युद्ध मंत्र को परिष्कृत करना संभव हो गया। हालांकि प्रथम श्रेणी के स्वामी माइकल के लिए यह परिष्करण महत्वहीन था, लेकिन उसकी प्रजा के लिए यह बहुत उपयोगी था। अपने द्वारा स्वयं प्राप्त किए गए मांस और सब्जियों का सेवन करके ही शरीर शोधन तकनीक, पवित्र सुधार का अभ्यास करना और पेंडेमोनियम के रेक्विएम का अभ्यास करते समय अवशोषण दर को तेज करना संभव था। खाना खत्म करने के बाद माइकल ऊर्जा से भरपूर और थोड़ा उत्साहित था। pandasnovel.com वह दूसरे योग्यता मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से तैयार था। ओरिजिन एक्सपेंस में अपने सभी कार्य पूरे कर लेने के बाद माइकल वहां से चला गया। वह सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी में अपने छोटे से कमरे में लौट आया और छात्रावास छोड़ दिया। क्या ये जगह कल भी इतनी ही विशाल थी? माइकल ने 10 मिनट से अधिक समय तक उस जगह को भटकने के बाद अचानक कहा, जो उसे किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। बाहर कदम रखते ही पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि छात्रावास एक विशाल गगनचुंबी इमारत थी जिसमें 50 से अधिक मंजिलें थीं। ये 200 मीटर से अधिक ऊंची थी और माइकल से काफी ऊपर स्थित थी। सोचो, जब मैं आया था तो मैंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? शायद मुझे बहुत भूख लगी थी, माइकल ने मुड़ने से पहले खुद से बुदबुदाया। उसने अपनी क्रिस्टल घड़ी पर सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी का नक्शा खोला और उस हॉल को ढूंढना शुरू किया जिसमें उसे सबसे पहले जाना था। मेरे शेड्यूल के अनुसार मुझे 30 मिनट में ब्लॉक बी, शारीरिक परीक्षण केंद्र संख्या 4 में होना है। माइकल ने ब्लॉक बी की तलाश करते हुए मन ही मन पड़ा। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अकादमी का परिसर एक विशाल क्षेत्र था जिसमें छात्रों और कर्मचारियों दोनों के लिए बहुत अधिक इमारतें और सुविधाएं मौजूद थीं। कैंपस कई ब्लॉकों में फैला हुआ था, जिसमें चौड़ी सड़कें और पैदल रास्ते इमारतों को जोड़ते थे। माइकल को चारों ओर काफी हरियाली भी दिखाई दे रही थी। पैदल रास्तों के किनारे पेड़, झाड़ियां और बेंचें लगी हुई थीं, जिससे छात्रों को कक्षाओं के बीच अवकाश के दौरान बैठने और आराम करने के भरपूर अवसर मिलते थे।
वहां एक विशाल पार्क भी था, जहां प्रकृति से संबंधित सोलो ट्रेड्स का अभ्यास करने, प्रकृति में दौड़ने या ओरिजिन एक्सपेंस में सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी करने के लिए प्राकृतिक बाधाओं का उपयोग करके पार्कोर करने के लिए अक्सर लोग आते जाते प्रतीत होते थे। माइकल प्राकृतिक पार्कोर का उपयोग करके अपनी फुर्ती और चुस्ती को निखारना चाहता था। हालांकि वह नक्शे पर शारीरिक परीक्षण केंद्र खोजने में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 5 मिनट बाद जब उसे वह मिल गया तो उसे दौड़ना पड़ा। ब्लॉक भी उसकी वर्तमान स्थिति से काफी दूर था। अगले कुछ मिनटों में माइकल को कुछ किलोमीटर दौड़ना था। यह अभी भी संभव था और इससे उसे सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी के नक्शे का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। उसने ये पता लगा लिया था कि फिजिकल टेस्टिंग सेंटर में अपना काम खत्म करने के बाद उसे कहाँ जाना है और अन्य सभी सुविधाएं कहाँ स्थित हैं। पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कक्षाएं, दुकानें और शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक भवन सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित थे। हर चीज कहाँ स्थित है ये याद रखना मुश्किल नहीं था क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित था। कुल मिलाकर माइकल को लगा कि मिलिट्री अकादमी का परिसर एक विश्वविद्यालय परिसर जैसा था, एक हलचल भरा और जीवंत वातावरण जहां छात्र बिना किसी चिंता के सीख सकते थे, मिलजुल कर सकते थे, आराम कर सकते थे और अपना भविष्य बना सकते थे। ये वह क्रूर और निर्मम प्रशिक्षण शिविर नहीं था जिसकी माइकल को उम्मीद थी। कम से कम रियल कॉम्बैट असेसमेंट के लिए तो मुकाबला कड़ा होगा। माइकल ने सोचा जैसे ही वह फिजिकल टेस्टिंग सेंटर में दाखिल हुआ जहां उसका शारीरिक मूल्यांकन होना था। कई छात्रों की पहले से ही परीक्षा ली जा रही थी। उन्होंने अपनी गति, सहजता, शारीरिक शक्ति, सहनशक्ति आदि का प्रदर्शन किया। जब उसकी अपॉइंटमेंट का समय हुआ तो किसी ने उसका नाम पुकारा। माइकल चलकर वहां पहुंचा और उसकी शारीरिक जांच शुरू हुई। माइकल के वॉर रूम के परिष्करण स्तर में बहुत सुधार नहीं हुआ, लेकिन उसकी सांस लेने की प्रक्रिया में मौलिक परिवर्तन आया, जिससे उसकी ऊर्जा की खपत कम हो गई और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में लगने वाला समय भी कम हो गया। हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई। उसने बरसेरकर फिजिक का पहला चरण पूरा कर लिया, जिससे उसके शारीरिक स्तर में एक पायदान की वृद्धि हुई। जब तक वह बरसेरकर फिजिक के दूसरे चरण का अभ्यास जारी रखता, तब तक वह द्वितीय स्तर का लौटना होते हुए भी शारीरिक शक्ति के मामले में निम्न स्तर के प्राणियों से मुकाबला कर सकता था। ये संभव था और कई लोग इसे प्राप्त करना चाहते थे, एक शक्तिशाली शरीर जो साधारण की सीमा को बहुत पहले ही पार कर चुका था। शारीरिक परीक्षण और उसकी प्रतिक्रिया क्षमता की जांच पूरी होने के बाद माइकल तुरंत अपनी अगली अपॉइंटमेंट के लिए रवाना हो गया। वहां उसकी याददाश्त की क्षमता का परीक्षण होना था। तीसरी बात, उसे ज्ञान परीक्षा देनी थी। जब माइकल की चौथी मुलाकात का समय आया तब तक वह 4 अलग अलग ब्लॉक का दौरा कर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शेड्यूल जानबूझकर सैफायर लेक मिलिट्री एकेडमी के हर कोने में घूमने के लिए बनाया गया हो। पहले तो उसे इस बात पर थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन माइकल को जल्द ही एहसास हो गया कि अधिकारी चाहते थे कि नए छात्र सैफायर लेक मिलिट्री एकेडमी के विशाल परिसर से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं। नए छात्रों को ये समझना चाहिए कि सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी में हर किसी के भीतर छिपी क्षमता को उजागर करने के लिए हर संभव सुविधा मौजूद है। तीरंदाजी के मैदान, मुक्केबाजी के अखाड़े, पार्क, गुरुत्वाकर्षण कक्ष, पशुपालन केंद्र, पशुपालन के मैदान, शिल्पकारी कक्ष, रसायन शास्त्र केंद्र, जादू टोना, कलाकृतियों और अन्य चीजों पर केंद्रित पूरे संकाय। सैन्य अकादमी में सब कुछ था। हर चीज का उपयोग मुफ्त में नहीं किया जा सकता था क्योंकि कुछ सुविधाओं के उपयोग और रखरखाव के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी, लेकिन ये बात तो स्पष्ट ही थी। जब माइकल रियल कॉम्बैट असेसमेंट शुरू होने से पहले अपनी आखिरी मुलाकात के लिए पहुंचा, तो उसकी मुलाकात हैरी बेरेन से हुई। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। सोल पावर परीक्षण उपकरण को बेल्ट के माध्यम से उसके शरीर से बांधा गया था और माइकल ने ईगल आइज और लेसर एनहेंसमेंट दोनों को सक्रिय कर दिया। लेसर एनहेंसमेंट की सोल पावर 6 यूनिट बढ़कर 75 हो गई है। वहीं आपकी 3 स्टार सोल ट्रेट ईगल आइज की सोल पावर 169 से बढ़कर 205 यूनिट हो गई है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा माइकल, एक युवा लॉर्ड के लिए ये दोनों बढ़ोतरी वाकई चौंकाने वाली है। या तो आपकी अधिकांश प्रजा आपसे प्यार करती है या आपने अपने क्षेत्र की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ाई है, हैरी बेरेन ने उत्साह से भरी आवाज में बताया। कुछ स्टाफ सदस्य और छात्र हैरी बेरेन को अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन न तो हैरी और न ही माइकल ने उन पर ध्यान दिया। दोनों ने एक महीना सोल ट्रेड्स, सोल पावर और उनके दिमाग में चल रहे विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए बिताया था। वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और उनका रिश्ता अब एक सामान्य शोधकर्ता और छात्र का नहीं रह गया था।
हैरी बेरेन माइकल को शोध का साथी, प्रेमी और सत्य का खोजी मानता था। वह माइकल का सम्मान करता था और आत्मा की शक्ति के बारे में उसके द्वारा साझा किए गए कुछ सुविचारित सिद्धांतों की सराहना करता था। माइकल के अनुसार उसने कभी कुछ खास नहीं किया था। अब तक हैरी से बात करते समय माइकल बस अपने मन की बात कह देता था। मुझे लगता है कि इसमें दोनों बातें शामिल हैं। लेकिन क्या मेरी आत्मा शक्ति में वृद्धि वाकई इतनी आश्चर्यजनक है? मेरा मतलब है, 2 स्टार सोलिट्रेट के लिए 6 यूनिट और 3 स्टार सोलिट्रेट के लिए 36 यूनिट कोई असाधारण बात नहीं है। माइकल ने हैरी को शांत भाव से जवाब दिया। उसने जाना कि कम स्टार रेटिंग वाले सोलिट्रेट्स को किसी विषय के निष्ठा संबंध से कम संवर्धन प्राप्त होता है, चाहे निष्ठा संबंध कितना भी दृढ़ क्यों न हो। मूल रूप से वॉर रून के टीआई एडवांसमेंट से सभी सोलिट्रेट्स को एक मानक मात्रा में सोल पावर मिलती थी, जबकि लॉयल्टी लिंक से सोल पावर में 0.0001% की वृद्धि होती थी, या हैरी बेरेन के अध्ययनों के अनुसार इससे भी कम। उन्होंने 1 स्टार से 3 स्टार तक के सोलिट्रेट्स वाले 10,000 प्रतिभागियों पर शोध करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। शोध से पता चला कि 3 स्टार सोलिट्रेट्स को एक तटस्थ लॉयल्टी लिंक से सोल पावर में सबसे अधिक वृद्धि प्राप्त हुई। इसलिए माइकल ने सोचा कि यह बिल्कुल स्पष्ट था कि ईगल आइज में लेसर एनहेंसमेंट की तुलना में सोल पावर में अधिक वृद्धि होती है। यह इतना आसान नहीं है, माइकल, हैरी ने सिर हिलाते हुए कहा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे आप अपना क्षेत्र बढ़ाते हैं, वफादारी की कड़ियों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारक है जिस पर विचार करना आवश्यक है, अनुकूलता। मैं इस विषय पर वर्तमान में शोध कर रहा हूं, इसलिए कृपया मेरे उत्तरों को पूरी तरह सच न मानें। हो सकता है कि भविष्य में मेरे सिद्धांत सही साबित हों, लेकिन कृपया मेरी बात सुनें और मेरे सिद्धांत पर विचार करें। हैरी ने माइकल की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कहा। माइकल ने हैरी की ओर इशारा किया, जिसने मुस्कुराकर अपनी बात जारी रखी। सिद्धांत काफी सरल है। अनुकूलता को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, किसी आत्मा की विशेषता का धारक के साथ अनुकूलता आत्मा शक्ति में वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार की अनुकूलता वंशानुगत होती है, लेकिन आत्मा की विशेषता को समझकर और उसमें महारत हासिल करके इसे बेहतर बनाया जा सकता है। हैरी ने पहले बिंदु को समझाया। उसने माइकल की प्रतिक्रिया देखने के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा की, फिर दूसरे बिंदु पर आगे बढ़ा। दूसरी थ्योरी यह है कि आपके पास कई तीरंदाज हैं, या ऐसे लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक अपनी आंखों को प्रशिक्षित किया है। आपके लोग ईगल आई सोल ट्रेट के साथ अधिक अनुकूल हैं। स्टाफ के सदस्यों ने हैरी को संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन उन्होंने गौर किया कि माइकल की प्रतिक्रिया अन्य छात्रों से अलग थी, जो अभी भी अपनी आत्मा शक्ति परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। माइकल ने हैरी के सिद्धांत पर गंभीरता से विचार किया और गहरी भौहें चढ़ा लीं। तो आपको लगता है कि मैं लेसर एनहेंसमेंट की तुलना में ईगल आइज के साथ अधिक अनुकूल हूं, या मेरे विषय अपनी आंखों का उपयोग करने में अधिक प्रशिक्षित हैं, जिससे ईगल आइज सोल ट्रेट के साथ उनकी अनुकूलता बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप 1 महीने के भीतर 36 सोल पावर यूनिट की वृद्धि होती है? उसने भौहें उठाकर पूछा। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यह असंभव नहीं था। हैरी का सिद्धांत सही हो सकता है। हालांकि और अधिक जानने के लिए हैरी को एक जटिल सूत्र बनाना होगा और हर उस लॉट का लगातार परीक्षण करना होगा, जो हैरी के सिद्धांतों को सही साबित करने के लिए बहुत समय और प्रयास खर्च करने को तैयार था। बिल्कुल यही तो मैंने सोचा था, हैरी ने उत्साह से कहा, लेकिन पल भर में ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। दुर्भाग्य से इन सिद्धांतों को सही साबित करना बहुत मुश्किल है। सरकार मुझे अगले चरण में जाने और दोनों सिद्धांतों को गहराई से समझने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं देगी। हजारों लॉर्ड्स के साथ प्रयोग शुरू करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, मुझे जो धनराशि दी गई है वह 10 लॉर्ड्स को उचित शुल्क देने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। आमतौर पर किसी सिद्धांत को सही साबित करने के लिए हजारों प्रतिभागियों की रिपोर्ट की आवश्यकता होती थी। बेशक इससे कहीं कम प्रतिभागियों की रिपोर्ट से भी बात साबित करना संभव था, लेकिन सरकार वर्षों से इस मामले में काफी सख्त हो गई है। माइकल को सटीक कारण नहीं पता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह एक सच्चाई थी कि हैरी तब तक अपनी बात साबित नहीं कर पाएगा जब तक उसे कुछ और सबूत नहीं मिल जाते जो उसके सिद्धांतों को वित्तपोषित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करते हों। हालांकि माइकल को इस बात पर संदेह था कि ऐसा काफी समय तक हो पाएगा। कोई भी इस तरह के प्रयोग पर अरबों डॉलर खर्च करने को तैयार नहीं था। नई पीढ़ी के लॉर्ड्स के विकास जैसी अन्य चीजों के लिए धन जुटाना अधिक महत्वपूर्ण था। निस्संदेह हैरी का शोध बहुत मददगार साबित हो सकता है।
यदि उसके सिद्धांत सही साबित होते हैं तो वे एक ऐसी पद्धति में परिणत हो सकते हैं जिससे सभी व्यक्तियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करके उनकी आत्मा शक्ति को बढ़ाया जा सके ताकि वे अपने स्वामी की आत्मा शक्ति के साथ अधिक अनुकूल हो सकें। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए यह बहुत महंगा साबित हुआ, और वास्तव में उच्च सितारा सोलर ट्रेट वाले लॉर्ड्स को आमतौर पर पहले से ही अधिक लाभ मिलते थे। उनकी आत्मा शक्ति में शुरुआत में ही तेजी से वृद्धि होती थी, इसलिए उन्हें हैरी के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह मुख्य रूप से कमजोर सोलर ट्रेट वाले लोगों की ही मदद करता। इसलिए माइकल को भी हैरी के प्रयोग के लिए धन देना उचित नहीं लगा। वह अपने सोलर स्टार फ्रैगमेंट्स का उपयोग करके अपने सोलर ट्रेट्स की सोल पावर और स्टार रेटिंग बढ़ा सकता था। खैर, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, माइकल ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। उसने गला साफ किया और समय देखा। दुर्भाग्यवश मुझे अब जाना होगा। रियल कॉम्बैट असेसमेंट मेरा इंतजार कर रहा है। इसके बाद माइकल तेजी से गायब हो गया, अपने पीछे कुछ अचंभित कर्मचारियों और हैरी बेरेन को छोड़ गया, जिसका चेहरा जटिल हो गया था। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन वास्तविक युद्ध मूल्यांकन दोपहर से पहले शुरू नहीं होगा। तारांकन माइकल ने कॉम्बैट एरेना नंबर 6 में धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि वास्तविक युद्ध मूल्यांकन शुरू नहीं हो गया। उसकी शुरुआती योजना फ्रेशमैन रैंकिंग में टॉप 500 में जगह बनाने की थी क्योंकि इससे उसे रोजाना बहुत अच्छे पुरस्कार मिलते, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह आसान नहीं होगा। प्रथम वर्ष के छात्रों को 10 युद्ध क्षेत्रों में विभाजित किया गया था जहां वे पहले दिन लड़ेंगे। कल सबसे मजबूत छात्र पहले युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे और फिर उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रारंभिक रैंकिंग घोषित की जाएगी। हालांकि माइकल ने तुरंत महसूस किया कि कॉम्बैट एरेना नंबर 6 में मौजूद हर एक नवोदित छात्र बेहद शक्तिशाली था। उनके द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला दबाव सामान्य से कहीं अधिक था। सभी छात्र आत्मविश्वासी और कुशल थे। उनकी तुलना हाई स्कूल के अपने पुराने सहपाठियों से करना नए छात्रों के लिए अपमान जैसा था। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं लग रहा था। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके होंठ का कोना ऊपर की ओर उठा हुआ था। तो लोग आम लॉर्ड्स को कुएं के मेढक की तरह क्यों कहते हैं? इन लॉर्ड्स ने तो समुद्र की एक झलक भी नहीं देखी है और खुद को दुनिया का शिखर समझते हैं। माइकल ने सोचा, इस बार वास्तविक युद्ध का आकलन पहले की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होगा। सैफायर मिलिट्री अकादमी के सभी नए छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे, न कि केवल वे 1500 सर्वश्रेष्ठ छात्र जो एलिरा में मूल्यांकन में सफल हुए थे। केल्टा की यात्रा के दौरान दिए गए पाठों और पाठ्यक्रमों ने सैन्य अकादमी के दृष्टिकोण और संसाधनों को प्रदर्शित किया। यहाँ के प्रोफेसरों और प्रशिक्षकों से प्राप्त शिक्षा असाधारण थी। यह उन शिक्षाओं से भी कहीं बेहतर थी जो अधिकांश नए छात्रों को अपने परिवारों द्वारा भारी धन खर्च करने के बाद प्राप्त होती थी। प्रतिस्पर्धा की भावना बेहद प्रबल थी और रैंकिंग में शामिल होने के पुरस्कार इतने आकर्षक थे कि हर कोई शीर्ष 500 में प्रवेश करना चाहता था। समरना कोर विशेष रूप से मूल्यवान था। हालांकि माइकल को लगा कि परिवारों के बीच की प्रतिस्पर्धा और भी ज्यादा भयावह थी। माइकल ने देखा कि कई छात्र एक दूसरे को घूर रहे थे और कुछ एक दूसरे के परिवारों पर कटाक्ष करने लगे थे। उनके कुछ अपमान हद से ज्यादा थे, जानबूझकर उनके परिवार के नाम पर कटाक्ष कर रहे थे और उसे बदनाम कर रहे थे। लेकिन फिर दूसरी तरफ से भी उतनी ही तीव्रता से अपमान का जवाब दिया गया और बात को अगले स्तर तक ले जाया गया। माइकल को लगा कि इनमें से कुछ लोग आपस में झपट पड़ेंगे, लेकिन वे रुक गए। उन्हें पता था कि रेफरी दखल देंगे और उन्हें किसी न किसी तरह से आपस में लड़ना ही पड़ेगा। माइकल ने कुछ ऐसे वाक्य सुने जैसे, मुझे अपने परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जीतना ही होगा, मैं जीतूंगा और अपने परिवार का सम्मान अर्जित करूंगा, और मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि मैं कितना महान हूं। मेरी शक्ति सबको दिखाएगी कि मेरे परिवार ने मुझे सर्वोत्तम संसाधन उपलब्ध कराए हैं। माइकल को वास्तव में बेवकूफों की बातें सुनने का मन नहीं था, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि उनका अहंकार और आत्मविश्वास काफी हास्यास्पद था। माइकल को इस बात की खुशी थी कि वह अभी तक इतना अहंकारी नहीं था। वह अपनी पहली लड़ाई के लिए बेहद उत्साहित था। वहां मौजूद अनेक चिकित्सकों और उच्च श्रेणी के उपचार गुणों से लैस साहसी लोगों को देखकर, जो किसी भी क्षण कार्रवाई के लिए तैयार थे, माइकल को लगा कि पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। लेकिन तभी उनके मन में एक छोटी सी समस्या का ख्याल आया। मैंने अतीत में स्पिरिट विप का काफी बार इस्तेमाल किया है। अगर मेरा प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत होता है तो मैं शायद अनजाने में ही इसका इस्तेमाल कर लेता हूं। माइकल ने कुछ देर इस संभावना पर विचार किया। पहले तो वह स्पिरिट विप को हर हाल में गुप्त रखना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
अगर वह अपनी तीसरी सोल ट्रेड का खुलासा भी कर दे तो भी दूसरे कुछ नहीं कर पाएंगे। वे शायद उसके पास मौजूद 3 युद्ध संबंधी सोल ट्रेड्स के लिए उससे ईर्ष्या करते हों, लेकिन बस इतना ही। फिर भी स्पिरिट विप उसका तुरूप का पत्ता था और वह इसका अच्छे से इस्तेमाल करने वाला था। जब आखिरी छात्र पहुंचे तब दोपहर का शुरुआती समय था। कुछ ही देर बाद रेफरी ने पहले प्रतिभागियों को बुलाया। प्रत्येक कॉम्बैट एरिना में 10 कॉम्बैट रिंग थे, जिनमें 1000 से अधिक नए छात्र भाग ले रहे थे। इसके कुछ ही समय बाद माइकल को भी बुला लिया गया। सैफायर एक मिलिट्री अकादमी में उनकी पहली लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। माइकल अखाड़े में दाखिल हुआ, जहां एक दुबला पतला युवक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें समुद्र नीली थीं और बाल लंबे और सुनहरे थे। उसकी त्वचा भी सुनहरी चमक से दमक रही थी। माइकल ने ओनिक्स ड्रैगन आर्मर सेट और सिल्टैंग धनुष को पुनः प्राप्त किया। साथ ही उसने अपने प्रतिद्वंदी पर नजर रखी। उस युवक ने कवच, सोने का हेलमेट और चांदी के खंजर निकाले। उसने युद्ध की ऐसी मुद्रा अपनाई जिससे युद्ध शुरू होते ही वह अत्यंत गति से आगे बढ़ सके। मध्यम स्तर का टियर 1 और लॉर्ड के रूप में फ्रेडरिक से भी अधिक दबाव। ठीक है, माइकल को यह नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंदी कौन है, लेकिन वह उसका जल्दी से विश्लेषण कर सकता था। उसने रक्षात्मक मुद्रा अपना ली और अपने धनुष के ढांचे को कसकर पकड़ लिया। रेफरी के इशारा देते ही कुछ ही देर बाद लड़ाई शुरू हो गई। जेफरी लिबन नाम के उस युवक ने अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाया और तेजी से आगे बढ़ा। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और अगले ही पल वह गायब हो गया। माइकल पहले से ही ईगल आइज का उपयोग कर रहा था। लेसर एनहेंसमेंट का उपयोग करके उसने अपनी ईगल आइज, अपने आर्टिफैक्ट्स की शक्ति और प्रवर्धन क्षमता को बढ़ाया। जैसे ही लेसर एनहेंसमेंट का प्रभाव शुरू हुआ, माइकल ने अंतरिक्ष में एक विकृति देखी जहां जेफरी लिबन गायब हो गया। सुनहरी रंग की छोटी छोटी धारियां दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन माइकल ने आखिरकार उन्हें देख ही लिया। धनुष की डोरी को पीछे खींचते हुए उसने सहज रूप से एक ऊर्जा तीर को संघनित कर लिया। कुछ ही क्षण बाद जेफरी अपनी पिछली स्थिति से कई मीटर आगे दिखाई दिया। दूरस्थानीकरण, माइकल ने थोड़ी हैरानी से सोचा। उसने खुद को संभाला और निशाना थोड़ा ठीक करने के बाद ऊर्जा तीर छोड़ दिया। तीर हवा में तेजी से निकला, लेकिन जेफरी एक बार फिर गायब हो गया। तीर किसी चीज से नहीं टकराया और जमीन में जा धंस गया। इसी बीच माइकल युद्ध क्षेत्र की सीमा पर पीछे हट गया। उसे जेफरी की पहुंच की सीमा का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि उसकी पीठ सुरक्षित रहे ताकि वह अप्रत्याशित हमलों का शिकार न हो जाए। लेकिन माइकल को जल्द ही एहसास हो गया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जेफरी कुछ मीटर की दूरी पर फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। हर छलांग में वह जितनी दूरी तय कर सकता है वह कम है, ज्यादा से ज्यादा कुछ मीटर, और इसमें थोड़ी देरी भी होती है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। माइकल ने जेफरी का विश्लेषण करना जारी रखा। साथ ही उसने तीसरा ऊर्जा तीर छोड़ा, लेकिन इस बार जेफरी ने अपने सोलर ट्रेड का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने और तेजी से गाड़ी चलाई और माइकल से अलग करने वाले आखिरी कुछ मीटरों को पार कर लिया। तीसरा तीर जानलेवा नहीं था। जेफरी आसानी से तीर से बच गया। हालांकि चौथा तीर कहीं अधिक भयानक था। माइकल ने जेफरी से दूरी कम की और निकट से चौथा तीर छोड़ा। भले ही जेफरी शारीरिक रूप से अधिक मजबूत और तेज था, लेकिन गोली की तरह उसकी ओर आती ऊर्जा की तीर को देखकर उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। जेफरी के वार करते ही चांदी के खंजरों पर लगे जादू चमक उठे और वे तेजी से कंपन करने लगे। ऊर्जा का तीर कंपन करते हुए ब्लेड से टकराया। टक्कर के क्षण जेफरी के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। यह आसानी से समझा जा सकता था कि जेफरी को ऊर्जा के तीरों की इतनी अधिक शक्ति की उम्मीद नहीं थी। उसने देखा कि माइकल ने 5वीं बार धनुष की डोरी खींची और मन ही मन उसे कोसने लगा। अगले ही पल उसने बाईं ओर देखा और गायब हो गया। माइकल ने रिंग का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उसने अनुमान लगाया कि जेफरी कहां प्रकट होगा और 5वां तीर छोड़ दिया। जेफरी के पुनः प्रकट होते ही तीर हवा में उड़ गया। हालांकि तीर उस युवक को नहीं लगा। माइकल ने निराशा में अपनी जीभ चटकाए और फिर लड़ाई जारी रखी। जेफरी ने माइकल की ओर देखा और दांत पीसते हुए सांस छोड़ी। उसकी सुनहरी चमकती त्वचा और भी अधिक चमकदार हो गई और उसके भीतर की मूल ऊर्जा में हलचल मचने लगी। अगले ही पल जेफरी फिर गायब हो गया, लेकिन कुछ मीटर आगे जाकर दोबारा प्रकट होने में समय लेने के बजाय इस बार उनका टेलीपोर्टेशन पल भर में हो गया। वह लगातार 3 बार कूदा और माइकल के बगल में प्रकट हुआ।
माइकल की पैनी निगाहें अखाड़े में तेजी से घूमती थीं। जब भी जेफरी दोबारा प्रकट होता, उसकी निगाहें उसी पर टिक जाती और उसे कुछ समझ आने लगता। हालांकि अपनी इस समझ का उपयोग करने से पहले माइकल को इस पेचीदा स्थिति से निकलना पड़ा। उसने सिल्तांग धनुष को घुमाया, जिससे एक ऊर्जा का तीर प्रकट हुआ, और उसने आधे खींचे हुए धनुष से उसे छोड़ दिया। ऊर्जा से भरा ये तीर सामान्य तीर जितना शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन इतना शक्तिशाली जरूर था कि जेफरी को मुश्किल में डाल दे। तीर जेफरी के सिर पर लगने ही वाला था कि उसने उसे अपनी चांदी की तलवारों से रोक दिया। जेफरी चांदी के ब्लेड को रोकने के बाद नीचे की ओर वार करने ही वाला था, लेकिन माइकल पहले ही उसके सामने आ चुका था। सिल्तान बो का कहीं कोई अता पता नहीं था। माइकल ने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने बाएं हाथ से एक जोरदार मुक्का मारा, फिर अपने दाहिने हाथ से एक वार किया। उसके हमले तेज और सटीक थे, जेफरी के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधते हुए। युवक ने एक पल के लिए संघर्ष किया, फिर उसने अपनी चांदी की कटारों से माइकल पर वार किया। माइकल एक तरफ कूदा, सेरोन वोल्गे को प्रकट किया और क्षैतिज गति में उसके पीछे वार किया। धिक्कार है, जेफरी ने अनायास ही अपने खंजर उठाते हुए अपशब्द कहे। कुछ क्षण बाद उसने महसूस किया कि माइकल की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई है। सेरोन वोल्गे को एक सफेद आभा ने घेर लिया। माइकल की आत्मा की विशेषताओं की वास्तविक सीमा के बारे में अनिश्चित होने के कारण जेफरी गायब हो गया। अंतरिक्ष विकृत हो गया और वह माइकल के कुछ मीटर पीछे प्रकट हुआ। माइकल जितनी जल्दी हो सके पीछे मुड़ा, लेकिन जेफरी एक बार फिर गायब हो गया। कितना चालाक आदमी है, मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा। माइकल को जेफरी पर कड़ी नजर रखनी पड़ रही थी और यह बात उसे थोड़ी परेशान करने लगी थी। एक भी गलत कदम उसके पहले ही मुकाबले में शर्मनाक हार में तब्दील हो सकता था। वह कई बार जेफरी के हमलों से बच निकला और कई बार बाल हार से बच गया। उसका प्रतिद्वंदी फुर्तीला था और माइकल के शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक बार अपनी सोलोट्रेट का उपयोग करने में सक्षम था। फिर भी माइकल कुछ बातें कहने में सक्षम था। अपनी मौजूदा महारत के साथ उसे ऐसा नहीं कर पाना चाहिए, माइकल ने सोचा, और जेफरी के गायब होने की जगह से ठीक 5 मीटर आगे एक खाली जगह पर ऊर्जा का तीर दागने से पहले उसे संघनित किया। जेफरी को लगा कि उसे निशाना बनाया गया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि माइकल इतने कम समय में उसके सोलोट्रेट का पूरी तरह से विश्लेषण कर लेगा। लड़ाई शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। जेफरी के दोबारा प्रकट होते ही ऊर्जा का तीर उसके कंधे में जा लगा। वह सदमे में चीख उठा और माइकल के नियंत्रण से बचने के लिए सहज रूप से अपनी सोलोट्रेट का 2 बार और इस्तेमाल किया। दुर्भाग्यवश माइकल ने ठीक यही भविष्यवाणी की थी। एक तीर ठीक उसी जगह लगा जहां जेफरी दोबारा प्रकट हुआ। दूसरा तीर जब जेफरी की जांघ में लगा तो उसे गहरा सदमा लगा। उसने खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन सदमे के कारण वह अपनी सोलोट्रेट का इस्तेमाल जारी नहीं रख सका। अपनी सोलोट्रेट के बिना जेफरी का सबसे बड़ा फायदा अब खत्म हो गया था। एक और तीर उसकी दूसरी जांघ में जा लगा, जिससे वह युवक जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चीखने लगा। उसके पास ज्यादा ऊर्जा नहीं बची थी, लेकिन वह इस तरह हार मानने को भी तैयार नहीं था। हालांकि माइकल ने जरा भी दया नहीं दिखाई। उसने 2 और तीर चलाए जो उसकी टांगों में जा लगे। ठीक 5 मीटर का टेलीपोर्टेशन, और केवल उसी दिशा में जहां आप देख रहे हैं। आपकी बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक के अनूठे प्रभाव के सक्रिय हुए बिना आप अपने टेलीपोर्टेशन में होने वाली देरी को भी खत्म नहीं कर पाते, माइकल ने धीरे से खुद से और जेफरी से कहा, जो अब तक चीखना बंद कर चुका था। उसने घृणा भरी निगाहों से माइकल को देखा, लेकिन माइकल इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसे वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दरअसल माइकल जेफरी पर गोली चलाना जारी रख सकता था, लेकिन रेफरी ने लड़ाई खत्म करने का संकेत देने के लिए पहले ही अपना हाथ उठा लिया था। तुम्हारी आत्मा की विशेषता बहुत प्रबल लगती है, लेकिन शायद इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है। तुम बहुत शक्तिशाली हो, माइकल ने जेफरी के बारे में मन ही मन सोचते हुए कहा। अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह जेफरी को कम नहीं आंकेगा। यह तो पक्का था। जेफरी की टेलीपोर्टेशन की क्षमता तब और भी भयावह हो जाएगी जब उसकी टेलीपोर्टेशन की सीमा का विस्तार होगा और जब उसकी महारत बढ़ेगी, जिससे वह अपने टेलीपोर्टेशन का अधिक लचीले ढंग से उपयोग कर सकेगा। हालांकि तब तक माइकल भी काफी मजबूत हो चुका होगा। लड़ाई के मैदान से बाहर निकल गया, जिससे चिकित्सा कर्मियों को जेफरी के घावों का इलाज करने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। दूसरी ओर माइकल को कोई चोट नहीं आई थी। उनकी ऊर्जा खपत काफी अधिक थी और वे अत्यधिक तनाव में थे, लेकिन उन्हें शारीरिक रूप से कोई चोट नहीं आई थी। आराम करने के लिए बेंच पर बैठने से पहले माइकल ने अपनी खर्च हो चुकी ऊर्जा की भरपाई के लिए एक एनर्जी पिल का सेवन किया।
यह एकदम सही नहीं था, लेकिन मैंने ठीक ठाक काम किया, यह तो पक्का है। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में अपने वॉर रूम को सुधारने में जल्दबाजी नहीं की। उनके प्रतिद्वंदी के युद्ध प्रतीक में परिष्कार का स्तर अधिक था, लेकिन फिर भी वे जीत नहीं पाए। ऐसा क्यों था? इसके कई कारण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि माइकल ने पिछले कुछ हफ्तों में अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित किया था। उसने लगन से युद्ध का अनुभव अर्जित किया, कुछ कमियों को दूर किया, अपने बरसेरकर फिजिक के पहले चरण को पूरा किया और अपने सोलट्रेट्स के नियंत्रण और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसकी प्रगति पहले से ही काफी तेज थी, बस उसकी युद्ध शक्ति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। पिछले 30 दिनों का उपयोग उन्होंने अपनी नींव पर ध्यान केंद्रित करने और अपने क्षेत्र में कई चीजों की नींव को मजबूत करने के लिए किया था। माइकल चाहता भी तो वह इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं कर सकता था। एक्सट्रैक्शन जैसी सोलट्रेट के साथ उसे बुनियाद पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अन्यथा वह अनगिनत सोलट्रेट्स वाला एक निकम्मा मूर्ख बन जाएगा जो एक साथ कई सोलट्रेट्स का उपयोग करने में असमर्थ होगा। साथ ही अगर वह प्रगति में जल्दबाजी करता है तो उसके पास एक शक्तिशाली अजेय सेना के बजाय एक विशाल कागजी सेना होगी। किसी भी तरह से माइकल उत्साहित था। आराम करते समय अखाड़े में हो रही लड़ाइयों को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि उसकी पहली धारणा गलत नहीं थी। प्रथम वर्ष के छात्रों में कई शक्तिशाली छात्र थे। जिन लोगों में कमजोर आत्मा विशेषताएं दिखाई देती थीं, वे भी अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना जानने मात्र से ही शक्तिशाली बन जाते थे। उन्होंने जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया वे त्रुटिहीन थीं और देखने लायक थीं। उन्होंने लड़ाइयों को बड़े चाव से देखा और यह सीखा कि कुछ विशेष सोलट्रेट्स का उपयोग किस हद तक किया जा सकता है। सबसे पहले उसने एक युवती को दानव को बुलाते हुए देखा। दानव भी युवती के समान अवस्था में था। दोनों ने मिलकर अपने प्रतिद्वंदी से लड़ाई की, जिसने अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए अस्थि कवच का आह्वान किया। हड्डी के कवच में जोड़ों पर छोटे छोटे छेद थे ताकि उसमें अत्यधिक लचीलापन बना रहे, लेकिन युवती और दानव उन छेदों से चोट नहीं पहुंचा सके। जब भी दानव और युवती युवक को चोट पहुंचाने वाले होते तो वह अपने जोड़ों को हड्डी के कवच की दूसरी परत से ढक लेता था। उस युवक का अस्थि कवच उसके शरीर के चारों ओर एक कसकर बुने हुए लिबादे की तरह हिल रहा था, मानो जीवित हो और उसे अधिकांश घावों से बचा रहा हो। यह सिलसिला तब तक ठीक चला जब तक दानव का सब्र टूट नहीं गया। फिर उसने एक तीखी चीख निकाली और अपनी एक भुजा फाड़ दी। हाथ के कटे हुए हिस्से से काला खून बह रहा था, लेकिन वह तेजी से ठीक होने लगा। दानव की असाधारण पुनर्जीवन शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। दानव के हाथ में कटी हुई भुजा काले धुएं में बदल गई, जिसे दानव और महिला सम्मना दोनों नियंत्रित कर सकते थे। काले धुएं ने युवक के सिर को घेर लिया, जहां वह कसता और सिकुड़ता गया, जिससे युवक को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। जब भी उसे सांस लेने की जरूरत होती थी, उसे मजबूरन काले धुएं को अंदर लेना पड़ता था। धीरे धीरे उस युवक की हरकतें भारी होती गईं। 5 मिनट बाद वह दर्द से तड़पने लगा और कुछ ही देर बाद जमीन पर गिर पड़ा। महिला सम्मना जीत गई, लेकिन न तो वह और न ही उसका दानव सम्मन सुरक्षित बचे। उस युवक के कवच पर हड्डियों के नुकीले कांटे निकले हुए थे और वह उन्हें साही की तरह बाहर फेंक रहा था। उस युवक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी और दानव तथा महिला सम्मना दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया। उनकी लड़ाई खत्म होने के बाद माइकल का ध्यान एनाबेल की ओर गया। वह एक नौसिखिए से लड़ रही थी, जिसका पूरा शरीर मोटे धातु के कवच से ढका हुआ था। नौसिखिए ने एक चौड़ी तलवार को ऐसे चलाया जैसे वह कोई पतली छड़ी हो। एनाबेल के अधिकांश तीरों को रोकते हुए वह करीब आकर उसे निष्फल करने की कोशिश कर रहा था। एनाबेल ने पास आते हुए धातु के विशालकाय राक्षस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह शांत भाव से एक के बाद एक तीर चलाती रही। एनाबेल ने धातु के विशालकाय राक्षस की चाल का विश्लेषण किया जब तक कि वह उससे 8 मीटर की दूरी पर नहीं आ गया। तब तक आते आते उसने अचानक अपनी रणनीति बदल दी। उसने अपनी सोलट्रेट को सक्रिय किया और उसकी उपस्थिति तुरंत बदल गई। अगले 5 सेकंड में एनाबेल ने लगातार 7 तीर चलाए। पहले तो माइकल को लगा कि इतने कम समय में 7 तीर चलाने के लिए उसने अपनी सटीकता को कुर्बान कर दिया है, लेकिन वह पूरी तरह गलत था। एनाबेल के तीर बेहद सटीक थे। तीर धातु के कवच के उन जोड़ों को भेदते हुए अंदर घुस गए जहां सुरक्षा सबसे कमजोर थी, जिससे दर्शक और उसका प्रतिद्वंद्वी दोनों ही अचंभित रह गए। कमजोर और धीमी गति से चल रहा भारी धातु के कवच में लिपटा वह नौसिखिया हारने वाला था। फिर भी एनाबेल ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर सटीक निशाने वाले तीरों की बौछार तब तक जारी रखी जब तक रेफरी ने उसे युद्ध का विजेता घोषित नहीं कर दिया।
कुछ लोगों को लगा कि एनाबेल का व्यवहार अतिवादी था और उसे दया दिखानी चाहिए थी, लेकिन एनाबेल को उन गुमनाम लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी। अगर वे अंत तक लड़ने को तैयार नहीं थे तो उन्हें किसी और अकादमी में दाखिला ले लेना चाहिए था। उसी युद्ध क्षेत्र में हुए अगले युद्ध में एक और भी भयावह दृश्य सामने आया। रेफरी के संकेत से लड़ाई शुरू होते ही एक युवक का रूप बदल गया। उसका शरीर गहरे लाल रंग के शल्कों से ढक गया, उसकी रीढ़ की हड्डी से एक लंबी छिपकली जैसी पूंछ निकल आए और उसके कंधों से बड़े बड़े अजगर के पंख उगाए। एक बार पंख फड़फड़ाने से ही तेज हवा के झोंके पैदा हो गए। जैसे जैसे उसके आसपास का तापमान तेजी से बढ़ा, युवक के नीचे की जमीन पिघलने लगी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। उस युवक का व्यक्तित्व बदल गया। ड्रैगन की शक्ति का आभास उसके पूरे अस्तित्व में फैल गया और उसका स्वरूप बदल गया। जैसे ही उसका रूपांतरण पूरा हुआ, वह युवक अपने भीतर उमड़ती भावनाओं से अभिभूत हो गया। उसने एक भयानक दहाड़ लगाई जिससे दर्शक और अन्य युद्ध अंगूठियों में मौजूद कुछ योद्धा भी प्रभावित हुए। हालांकि उस युवक का ड्रैगनॉइड में रूपांतरण आश्चर्यजनक और राजसी था, लेकिन उसका विरोध करने वाली युवती इससे प्रभावित नहीं हुई। उसने अपने वॉर रून से एक गहरे काले रंग का खंजर और खून की कुछ काली शीशियां निकाली। महिला ने शीशियों को हवा में फेंकने से पहले खंजर से खुद को गहरा घाव कर लिया। शीशियों को खोलने के लिए सिर्फ एक ही वार काफी था। कांच की शीशी टूटकर बिखर गई और कांच के टुकड़े जमीन पर गिर गए। इसी बीच शीशियों के अंदर मौजूद काला गाढ़ा तरल हवा में तैरने लगा। युवती की आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। उसके शरीर से बहता खून गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए काले तरल पदार्थ की ओर तेजी से बढ़ा। वह काले तरल पदार्थ में विलीन हो गया और वापस उसके शरीर के भीतर चला गया। जब उस युवती ने अपने शरीर के भीतर रक्त की एक बूंद भी वापस ले ली, तो खून का एक भी कतरा बाकी नहीं बचा था। वह अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके रक्त को नियंत्रित कर सकती थी और उसने उसी शक्ति से काले तरल में विलीन होने का प्रयास किया। एक अजीब तरल पदार्थ के सेवन के परिणामस्वरूप महिला की नसें लाल हो गईं। उसकी आंखों की चमक तेज हो गई, जिससे उसके रूप में एक भयानक और घातक आभा उत्पन्न हो गई। लेकिन उसके शरीर का रूपांतरण और उस बाहरी पदार्थ को स्वीकार करना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसके हाथों से पंजे निकल आए और उसकी सांवली त्वचा काले और खूनी लाल रंग के मिश्रण में बदल गई। उसने खुद को कई बार खरोंचा, जिससे छोटे छोटे खरोंच के निशान बन गए जो इतने गहरे थे कि उनसे खून निकल रहा था। महिला के युद्ध चिन्ह में काला खंजर गायब हो गया, लेकिन उसके विशाल काले पंजों को देखकर किसी को नहीं लगा कि उसे लड़ने के लिए खंजर की आवश्यकता होगी। उसने अपने शरीर से खून निकालकर दर्जनों खून की सुइयां बनाईं। ये खून की सुइयां गहरे लाल रंग की थीं और तेजी से घूम रही थीं। फिर पूरी तरह से संघनित होने के बाद रक्त की सुइयां तेजी से आगे की ओर फट जाती हैं। ड्रैगनॉइड में परिवर्तित हो चुका वह युवक सभी हमलों से बच नहीं सका। हालांकि उसने शुरू से ही ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा। उसने अपने पंखों को मूल ऊर्जा से ढक लिया और फिर उन्हें अपने सामने मुड़कर एक ढाल बना ली। अधिकांश रक्त सुइयां सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दी गईं। फिर भी जैसे ही पहली रक्त सुई मूल ऊर्जा की परत और युवक के ड्रैगन पंखों को भेदती हुई अंदर घुसी, सब कुछ बदल गया। माइकल को यकीन नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन पहली खून की सुई के युवक के शरीर में प्रवेश करने के आधे मिनट से भी कम समय के भीतर वह फट पड़ा। युवक कुछ कर भी नहीं पाया था कि उसका शरीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। उनकी मृत्यु हो गई, बस यूं ही, या कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा था। जैसे ही वह युवक अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, दो चिकित्सा दल युद्धक्षेत्र की ओर दौड़े। दो साहसी लोगों ने अपने शरीर से सफेद और चांदी जैसी रोशनी बिखेरी। युवक के मांस और अंगों के टुकड़े हवा में तैरते हुए वहीं रुक गए। अगले ही क्षण उस युवक पर 10 से अधिक उच्च श्रेणी की उपचारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया। माइकल को यकीन नहीं था कि वह किस तरह का चमत्कार देख रहा है, लेकिन 2 मिनट से भी कम समय में उस युवक ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। उसका शरीर पूरी तरह से सही सलामत था। यमराज द्वारा उस युवक की आत्मा को ले जाने के बाद उसे ठीक कर दिया गया था और नरक से वापस खींच लिया गया था। क्या यही उच्च श्रेणी के सोल ट्रेड्स की शक्ति है? किसी को मृत्यु से वापस खींच लाने की क्षमता। माइकल ने सोचा कि इस तरह के सोल ट्रेड का उपयोग तभी किया जा सकता है जब मृतक की मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई हो। शायद कुछ सेकंड ही इसकी सीमा हो। फिर भी किसी को मृत्यु से पुनर्जीवित करने की क्षमता इतनी भयावह थी कि माइकल और अधिकांश दर्शक सदमे और विस्मय की स्थिति में आ गए। वे जो कुछ देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था।
बड़े परिवारों से होने के बावजूद उनके वंशजों में से किसी ने भी मृतकों को पुनर्जीवित करने जैसा अभूतपूर्व दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। माइकल ने पुनर्जीवित हुए उस युवक को निश्चिंत होकर देखा। सदमे से युवक का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें निर्मल थीं। ये स्पष्ट था कि उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि क्या हुआ है। अरे बाप रे, क्या वो औरत हद से ज्यादा गुस्सैल नहीं है? माइकल के पास खड़े किसी व्यक्ति ने पूछा। माइकल ने पीछे मुड़कर देखा कि कौन पहले ही अपना संयम वापस पाकर जोर से चिल्ला उठा था। हालांकि जो उसने देखा उससे वह काफी हैरान रह गया। 3 युवक जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे 2 युवकों के बगल में खड़े थे, जो बिना किसी हैरानी के युद्धक्षेत्र को घूर रहे थे। न तो उस युवती की उग्रता और न ही उस युवक के चमत्कारिक पुनरुत्थान ने उन्हें विचलित किया। वे भावहीन होकर आगे देख रहे थे, मानो उन्होंने जीवन में इससे भी बदतर चीजें देखी हों। ये लोग कौन हैं? उसने सोचा। मैं इस महिला को एक ही वार में हरा सकता हूं। यह कोई खास बात नहीं है। उन 2 बेपरवाह लड़कों में से एक ने बिना किसी भाव परिवर्तन के कहा, तुम लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना है ये समझने के लिए कि हम जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। जुड़वा बच्चों को उपदेश देने वाला व्यक्ति लगभग 2 मीटर लंबा था। वह गठीला शरीर वाला था और उसके छोटे भूरे बाल थे। उसकी आंखें भी भूरी थीं और उसकी सांवली त्वचा के रंग से मिलती जुलती थीं। उनकी शारीरिक बनावट औसत से बेहतर थी, लेकिन वे असाधारण रूप से आकर्षक नहीं थे। फिर भी कई लोगों का ध्यान उनकी ओर इसलिए अधिक जाता था क्योंकि उनका आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार और पहनावा उन्हें आकर्षित करता था। उसने महंगे कपड़े पहने थे जिन पर एक अनोखा प्रतीक चिन्ह उकेरा गया था। उस प्रतीक चिन्ह में एक बड़ी पत्थर की मुट्ठी दिखाई गई थी जो जमीन पर पटक कर उसे तोड़ रही थी। माइकल का ध्यान उस प्रतीक चिन्ह की ओर आकर्षित हुआ क्योंकि उसमें मूल ऊर्जा का अंश समाहित था। ये दोनों बड़े परिवारों से आते प्रतीत होते हैं, माइकल ने सोचा। तभी उसका ध्यान दूसरे लड़के की ओर गया जिसने सिर हिलाकर सहमति जताई जब लंबे भूरे बालों वाले छात्र ने कहा कि वह रक्त नियंत्रण करने वाले छात्र को एक ही प्रहार में खत्म कर सकता है। pandasnovel.com दूसरा लड़का भूरे बालों वाले छात्र जितना लंबा नहीं था, लेकिन वह कम डरावना नहीं था। उसका शरीर एथलेटिक था, लेकिन वह दुबला पतला था। हालांकि उसकी अलग अलग रंग की आंखें देखकर माइकल को कपकपी छूट गई। उसकी एक आंख हरी थी जबकि दूसरी अथाह अंधेरे की तरह काली थी। यहां तक कि उसकी आंखों का सफेद भाग भी सामान्य से कहीं ज्यादा गहरा था। ये बेहद डरावना लग रहा था। विषमरंग दृष्टि वाले छात्र ने महंगे कपड़े पहने थे और उन पर एक प्रतीक चिन्ह भी खुदा हुआ था। हालांकि वह प्रतीक चिन्ह अलग था, जिसमें सुनहरी चिंगारियों से घिरी एक काली आंख दिखाई गई थी। भले ही हम उसे हरा दें, वह भी बाकी सब की तरह बैटल एक्सचेंज के लिए चुने जाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अगर तुम्हें लगता है कि बरसेर्कर्स और वॉरलॉक सैंटोस के साथ बैटल एक्सचेंज में अपने विरोधियों के खून में अपने हाथ रंगने के लिए पूरी ताकत लगाना उचित नहीं है, तो तुम्हें इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है, विषमरंग आंखों वाले छात्र ने तीनों जुड़वा बच्चों से कहा। स्कूल में सभी को यही सिखाया गया था कि ओरिजिन एक्सपेंस में अपने दुश्मनों को मारना बेहद जरूरी है। ये सुनिश्चित करना आवश्यक था कि आपका दुश्मन ठीक ना हो पाए और आप पर तब हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो पाए जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। दयालुता दिखाना विनाश का कारण बनेगा। अतीत में सभी को यही सिखाया गया था। फिर भी पहली हत्या करना कभी आसान नहीं होता। माइकल को भी शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसका पहला खून सबसे भयानक था क्योंकि उसने एक इंसान को मारा था, लेकिन अगले कुछ बार भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं रहे। उसे लंबे समय तक हत्या करने पर पछतावा होता रहा, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि जिस क्षण वह जानलेवा वार करने में हिचकिचाता उसी क्षण उसकी भी मौत हो जाती। इन्हें बुनियादी बातों से अलग तरीके से सिखाया गया है, माइकल ने उन दोनों युवकों को देखते हुए सोचा। उसने पहले भी उनकी लड़ाइयां देखी थीं और उसे अच्छी तरह याद था कि उन्हें अपने विरोधियों को हराने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था। उनकी लड़ाइयां काफी सरल थीं, ऐसी शानदार जीतें जिनमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाहर से देखने पर तो उनकी लड़ाइयां ऐसी ही लगती थीं। माइकल को लगा कि उनके पास शक्तिशाली आत्मा गुण है और उनके युद्ध प्रतीक और उनकी उपस्थिति दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली हैं। अन्य अधिकांश नए छात्रों की तुलना में वे खुद को तराशे हुए रत्नों की तरह महसूस करते थे, जिनकी छिपी हुई क्षमता पहले ही उजागर हो चुकी थी, जबकि बाकी सभी अभी भी धूल और अशुद्धियों से ढके हुए खुरदुरे रत्न थे। तीनों जुड़वा बच्चों की आंखें चमक रही थीं और वे दोनों नए छात्रों से बातें कर रहे थे। माइकल को भी उनकी बातचीत में दिलचस्पी थी, इसलिए वह अपनी बेंच से उठा और उनके करीब चला गया।
उसने अपना गला साफ किया और कुछ ऐसा किया जो वह आमतौर पर नहीं करता था। उसने बहिर्मुखी बनने और लोगों से घुलने मिलने की कोशिश की। आपकी बातचीत में दखल देने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने अनजाने में आपकी कुछ बातें सुन ली। माइकल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, सही शब्द खोजने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह असफल रहा। जब आपने कहा कि आप रक्त को नियंत्रित करने वाली छात्रा को केवल एक ही वार में हरा सकते हैं, तो आप बहुत आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे। माइकल ने यह देखने के बाद भी मुस्कुराने की कोशिश की कि दोनों छात्रों को उसका हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। क्या आप लोगों को भरोसा है कि आप प्रथम वर्ष के छात्रों में शीर्ष 100 में जगह बना लेंगे? उनकी आवाज में कोई दुर्भावना नहीं थी और न ही कोई छिपी हुई मंशा। दोनों छात्रों को लगा कि माइकल उनके बयान के लिए उन्हें उकसाना और उनका मजाक उड़ाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके विपरीत माइकल को केवल ये जानने की उत्सुकता थी कि क्या वे दोनों छात्र शीर्ष 100 में जगह बना पाएंगे। उनके जवाब के आधार पर ही माइकल को पता चलेगा कि वह स्वयं शीर्ष 100 में जगह बना पाएगा या उसे शीर्ष 500 में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमें ऐसा कर पाना चाहिए। आप क्यों पूछ रहे हैं? विषम रंग आंखों वाले छात्र ने पूछा। उसे अभी भी इस बात का संदेह था कि अजनबी उनकी बातचीत में शामिल हो रहा है या नहीं। मैं बस ये जानना चाहता था कि शीर्ष 100 में कितने मजबूत खिलाड़ी होंगे ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे पास मौका है या नहीं। माइकल ने हल्के से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। बस इतना ही। माइकल ने सिर हिलाया। भूरे बालों वाले छात्र ने माइकल की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और वह हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सच कहूं तो मुझे लगता है कि अगर हम पहले साल के टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पाए, तो हमारे माता पिता केल्टा जाकर हमारी जमकर पिटाई करेंगे। वे शायद अपना सारा निवेश भी वापस ले लेंगे, उन्होंने आधे मजाक में कहा। माइकल को लगा कि लंबे कद का भूरे बालों वाला छात्र थोड़ा अधिक सहज था। ऐसा लग रहा था कि उसे अब माइकल पर कोई संदेह नहीं था और न ही उसे जवाब देने में कोई आपत्ति थी। ये समझते हुए कि माइकल अपनी ताकत की तुलना उनसे करना चाहता था ताकि ये देख सके कि क्या उसे शीर्ष 100 में प्रवेश करने का मौका मिल सकता है, लंबे छात्र ने माइकल को भगाने का मन नहीं किया। तो क्या तुम दोनों बड़े परिवारों से हो? माइकल ने बिना सोचे समझे अचानक पूछ लिया। उसे ठीक से याद नहीं था कि उसने दोनों छात्रों के कपड़ों पर खुदे हुए ये निशान कहाँ देखे थे, लेकिन वे उसे जाने पहचाने लग रहे थे। तीनों जुड़वां बच्चे और दो ताकतवर छात्र माइकल को देखकर अचंभित रह गए। एक अज्ञानी मूर्ख को ढूंढना दुर्लभ था, खासकर सैफायलेक मिलिट्री अकादमी जैसी जगह पर। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें खजाना मिल गया है। वे नए आने वाले के बारे में थोड़ा उत्सुक थे। बहुत कम लोग दूसरों की बातचीत में दखल देने की हिम्मत करते थे, खासकर तब जब बातचीत में शामिल दो लोगों का व्यक्तित्व उन दो शक्तिशाली छात्रों जैसा प्रभावशाली हो। वे दोनों पहले से ही टियर 2 लॉर्ड थे और माइकल उनसे निकलने वाले भारी दबाव को महसूस कर सकता था जो उसे फेनरा की याद दिलाता था। पहले तो माइकल को लगा कि यह जान से मारने का इरादा है, लेकिन हैरी ने उसे पहले जो सिखाया था उसे याद करके उसका यह भ्रम जल्दी ही दूर हो गया। क्या हैरी ने इसी को आत्मा की शक्ति का अतिप्रवाह माना था? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जब युवा लॉर्ड्स में शक्तिशाली सोलट्रेट्स जागृत होते थे तो अक्सर वे अपने सोलट्रेट्स और उस सोल पावर को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाते थे जो वे स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित करते थे। इसका क्या मतलब था? उन दोनों छात्रों के पास अत्यंत शक्तिशाली सोलट्रेट्स थे जिन्हें वे टियर 2 में पहुंचने के बाद भी नियंत्रित नहीं कर सकते थे। मैं लिंकन पेड्रा हूं, पेड्रा परिवार से। मैं उच्च कुलीन वर्ग के एक सदस्य का वंशज हूं, लंबे भूरे बालों वाले छात्र ने अपना परिचय दिया। उसने अपने दोस्त की ओर इशारा किया जिसने गहरी सांस छोड़ी। ज़ेक लविता, मैं भी एक उच्च कुलीन परिवार का वंशज हूं, विषमरंग आंखों वाले छात्र ने संक्षेप में अपना परिचय दिया। उसने देखा कि माइकल एक और सवाल पूछने के लिए होंठ खोल रहा है, इसलिए उसने तुरंत बीच में दखल देते हुए कहा, लिंकन और मैं बचपन के दोस्त हैं, हम शीर्ष 10 में पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। और हाँ, हमारे सोलट्रेट 6 स्टार हैं। हमारे परिवार पिछले 500 वर्षों से एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं। हमारे परिवारों के बारे में और कोई सवाल नहीं। माइकल को इतनी जल्दी दो उच्च कुलीनों के वंशजों से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये काफी दिलचस्प था। ज़ेक लविता ने उनके बारे में केवल वही जानकारी दी जो थोड़ी सी खोजबीन से प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन माइकल फिर भी आभारी था कि उसने ये जानकारी साझा की, हालांकि यह थोड़ा बनावटी लगा। लेकिन माइकल को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि लिंकन और ज़ेक दोनों के पास 6 स्टार सोलट्रेट्स थे। डैनी तो अपने 5 स्टार सोलट्रेट के साथ ही बेहद शक्तिशाली था, इसलिए वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके सामने खड़े ये दोनों छात्र कितने शक्तिशाली होंगे।
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सभी जागृत प्राणियों में से 50% प्रारंभ में ताराहीन होंगे। वे अधिक आत्मा शक्ति अर्जित करने के बाद अपनी आत्मा की विशेषता को जागृत करेंगे। उनमें से अधिकांश T1 में पहुंचने के बाद जागृत होंगे, लेकिन उनकी आत्मा की विशेषताएं अधिकतर 1 स्टार या अधिकतम 2 स्टार की होंगी। शेष सभी जागृत प्राणियों के पास 1 स्टार आत्मा की विशेषता जागृत होने की 30% संभावना, 2 स्टार आत्मा की विशेषता जागृत होने की 15% संभावना और 3 स्टार आत्मा की विशेषता जागृत होने की 4% संभावना होगी। शेष 1% में 4 स्टार और उससे ऊपर के सोलर ट्रेड को जागृत करने की संभावना शामिल थी। माइकल ने इस जवाब पर सिर हिलाया। वह समझ सकता था कि उच्च सितारा सोलर ट्रेड्स कितने दुर्लभ और शक्तिशाली होते हैं। फिर भी उसे गहरा आश्चर्य नहीं हुआ। उसका सोलर ट्रेड 6 सितारा सोलर ट्रेड से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक्सट्रैक्शन फिलहाल केवल 4 सितारा सोलर ट्रेड हो सकता है, लेकिन पर्याप्त समय मिलने पर वह इसका उपयोग करके और अधिक सोलर ट्रेड्स प्राप्त कर सकता है और अपने मौजूदा सोलर ट्रेड्स को बेहतर बना सकता है। उन तीनों जुड़वा बच्चों के बारे में जानने की उत्सुकता में वह उनकी ओर मुड़ा। माइकल को उम्मीद थी कि उनमें भी उच्च श्रेणी के सोलर ट्रेड्स होंगे। हमारे पास 6 स्टार सोलर ट्रेड्स नहीं हैं, लेकिन हम एक छोटे रईस के वंशज हैं, तीनों जुड़वा बहनों में से एक ने किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए जल्दबाजी में कहा, जबकि दूसरी ने आगे कहा, और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जुड़वा बहनें हैं। तीसरे ने उंगलियां चटकाई और एक शरारती मुस्कान दिखाए, फिर उसने अपने भाइयों की अधूरी बात को पूरा करते हुए कहा, हम बार्स्ट परिवार से हैं, और हमारा नाम जानूस, जेम्स और जार्ग है। तीनों जुड़वा बच्चों को देखते हुए माइकल को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि वह 3 बंदरों को देख रहा है जो इंसानों की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुरी तरह असफल हो रहे हैं। तीनों जुड़वा बच्चों की आंखें और बाल भूरे रंग के थे। उनकी लंबाई औसत से लगभग 1.6 मीटर थी और वे कद में छोटे थे। उनके हाथ शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़े बड़े और बाहें लंबी थीं। अगर वे अपने बाल बढ़ा लें और अपनी रीढ़ की हड्डी से पूंछ जोड़ लें तो उन्हें बंदर माना जा सकता है। रुको, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? माइकल ने अपना सिर हिलाया और लिंकन, जीक और तीनों जुड़वा बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन उन्होंने देखा कि सबका ध्यान पहले ही अखाड़े के प्रवेश द्वार पर पहुंची एक युवती की ओर चला गया था। वह एलिस ज़ेनोविया थी। एलिस यहाँ क्या कर रही है? माइकल ने धीरे से खुद से कहा, लेकिन बाकी लोगों ने भी उसे सुन लिया। जेक ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, एलिस, मुझे पता है कि तुम अज्ञानी हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो प्रोफेसर ज़ेनोविया को उनके पहले नाम से मत पुकारो। क्या तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो? माइकल ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने अपने संदेह को जबान से नहीं कहा। फिर भी लिंकन ने माइकल के हाव भाव से ही समझ लिया कि वह क्या सोच रहा है। वह बस अपना सिर हिला सकता था। आज तो उन्होंने किस तरह के लापरवाह मूर्ख को पटा लिया है। ज़ेनोविया परिवार सर्वोच्च परिवारों में से एक है। इसके अलावा प्रोफेसर ज़ेनोविया एक विलक्षण प्रतिभा की धनी है, जिनके पास एक दुर्लभ मौलिक युद्ध क्षमता वाला 6 सितारा सोलर ट्रेड है। उनका क्षेत्र भी उनकी सोलर ट्रेड के लिए एकदम उपयुक्त है। उन्होंने अपने फॉर्च्यून समनिंग स्क्रॉल से एक अर्ध पौराणिक संबंध को बुलाया है, और वह संभवतः ओरिजिन एक्सपेंस की सबसे कम उम्र की रानियों में से एक बनेंगी। वह महज 25 वर्ष की आयु में ही एक टियर 5 शक्तिशाली योद्धा हैं, और उनके महल की रक्षा के लिए एक पौराणिक प्राणी, टियर 5 ग्लेशियर फ्लड ड्रैगन तैनात है। उन्हें उकसाना मत। माइकल तुरंत समझ गया कि न तो जीक और न ही लिंकन एलिस ज़ेनोविया को नाराज करना चाहते थे, और वह इसका कारण स्पष्ट रूप से समझ सकता था। क्या वह इतनी शक्तिशाली है? मुझे तो पता ही नहीं था, उसने बुदबुदाते हुए कहा, जिससे तीनों जुड़वा बच्चों ने भी अपना सिर हिला दिया। आपको वास्तव में मानव जाति के कुलीन वर्ग, कुलों और प्रभावशाली परिवारों का अध्ययन करना चाहिए, जानूस ने टिप्पणी की। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जेम्स ने आगे कहा, तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। जार्ग ने अपनी बात समाप्त की। ओह, ठीक है, मुझे लगता है, माइकल ने कहा और उनकी बात से सहमत हो गया। उसने कालेब को एलिस के पीछे चलते देखा, लेकिन माइकल समझ गया था कि अगर वह कालेब को हाथ हिलाकर उसका नाम जोर से चिल्लाएगा तो लिंकन, जीक और तीनों जुड़वा बच्चे उसकी जमकर पिटाई करेंगे। जैसे ही माइकल ऐसा करने के बारे में सोच रहा था, कालेब ने उनकी तरफ सिर घुमाया। उसने माइकल को एक ही नज़र में पहचान लिया और अपना सिर झुकाया। उसने अपनी भौहें उठाईं और उस अजीबोगरीब समूह को घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे हल्के से हाथ उठाकर माइकल का अभिवादन किया। माइकल मुस्कुराया और शांति का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया।
जेक ने उन दोनों के बीच हो रही बातचीत को देखा और भौहें चढ़ा ली। मैंने अभी क्या देखा?